का स्वागत है चेतन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत जो हमारा चैप्टर है उसके जो भी पूरा एक पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आपको 29 तारीख के पेपर के अंदर आपको हूबहू परसेंट देखने को मिलेंगे 29 नवंबर वाले। तो ये देखिए यहाँ पर 9 पूर्णांक यहाँ पर 70 है और 25-26 का ही पेपर है जो मैं अभी लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। क्लास 12th वालों के लिए है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। 3 घंटे और 15 मिनट का आपको ये टाइम मिलेगा और इस टाइम के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए गाइज हम हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना नो डाउट आप सभी को पता है, स ऑप्शन 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। दूसरा हमारा जो सवाल यहाँ पर बनता है वो है, भारत में हरित क्रांति किस वैज्ञानिक को जाता है। तो अ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखने को मिलता है, भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है। राजीव गांधी। और दूसरा ऑप्शन हमारा मिलता है सैम पित्रोदा। ठीक है, अगला हम सवाल देखते हैं, मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ। गाइस हम इस सवाल के अंदर आपको ध्यान रखना, मनरेगा का बनाई जो नीति थी वो लागू 2006 में हुई थी और इसका निर्माण जो है वो 2005 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो मनरेगा को लागू किया गया था 2006 के अंदर। नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं यहाँ पर 5वां, सार्क का सचिवालय कहाँ पर है। सार्क का सचिवालय अगर आपको देखना है तो वो है काठमांडू के अंदर, इसका मुख्यालय है दक्षेश का। अगला हमारा देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहा जाता है जिसके अंदर कोई औपचारिकता नहीं होती है और बच्चे जो हैं वो घुल मिल करके टीचर के साथ शिक्षा ली जाती है, घुल मिलकर, जिससे बच्चे आसानी से कोई भी टॉपिक आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, फिर अमूल क्या है। तो अमूल श्वेत क्रांति की ही एक हिस्सा है। अमूल एक दूध के मतलब डेयरी है जिसका स्थापना भारत के अंदर हुई थी श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। फिर हमारा देखिए श्वेत क्रांति से तात्पर्य क्या है। तो श्वेत क्रांति भारत के अंदर हुई थी सन 1960 के दशक में और इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय मतलब दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, कारगिल विजय दिवस की अगर बात करें तो 26 जुलाई के अंदर मनाया जाता है। ये 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो सूचना का अधिकार यानी कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, RTI होता है इसका मतलब, RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, सूचना पाने का। डोकलाम क्यों चर्चित था। तो डोकलाम जो है गाइज वो है यहाँ पर चीन, भारत और भूटान तीनों के मध्य स्थित है और ये अपनी भौगोलिक स्थितियों के लिए चर्चित है रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल बनता है 12वां, वो है शकबंदी का क्या अर्थ है। शकबंदी का अर्थ होता है छोटे छोटे खेतों को, जैसे कि ऐसे जो छोटे छोटे खेत होते हैं इन सभी को जोड़ करके एक बड़ा सा खेत का निर्माण किया जाता है, उसको ही शक कहते हैं। अगला हमारा जो सवाल है, वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी का क्या अर्थ। जीएसटी का अर्थ ही होता है यहाँ पर ग्रोस सर्विस टैक्स और ये भारत का सबसे बड़ा टैक्स होता है। भारत का सबसे बड़ा जो टैक्स है वो है जीएसटी और इसके अंदर सभी छोटे छोटे टैक्स को मिला दिया गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पर बनता है, शिमला समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ था। 1972 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, यह ध्यान रखना आपको। भारत एवं पाकिस्तान, पाक के मध्य ये समझौता हुआ था। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। सूचना राजपथ यहाँ पर इंटरनेट को कहा जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सूचना राजपथ यहाँ पर इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा देखने को मिलता है, गैन कृषि जिला कार्यक्रम क्या था। तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 में शुरू किया गया एक पायलट कार्यक्रम था। ठीक है ना, ज्ञान कृषि। और अगला हमारा सवाल है, बैंकों को सामाजिक नियंत्रण अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बैंकों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया जिससे समाज के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके और ये व्यवस्था की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। राष्ट्रीयकरण बैंकों का इंदिरा गांधी ने ही किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान दिए गए थे। तो पहला प्रावधान था वो था समग्र विकास पर जोर दिया, दूसरा खेल को एक अभिन्न अंग बना दिया गया था हर व्यक्ति के लिए। फिर हमारा 19वां क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सी डॉट के बारे में क्या समझते हो। तो सी डॉट की बात करें तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स है। उद्देश्य इसका था एक
ये एक दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास के अंदर है। ठीक है, अगला हमारा देखें RTE अधिनियम 2009 के तहत माता पिता को और संरक्षक के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। अधिनियम 2009 के तहत माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य बताए गए हैं कि वो अपने बच्चे को सही समय पर सही शिक्षा देकर के उसका संपूर्ण रूप से विकास करें। अगला हमारा सवाल देखते हैं हम हमारे 21वां। तो 21 है सूचना आवेदक की आवेदन शुल्क कितना और किस रूप में देना होता है। तो यहाँ पर 10 रुपये देने होते थे और वो कैश या फिर नकद कैश या चेक में रूप में दे सकते हैं। 10 रुपये सूचना आवेदन मिलता है। नेक्स्ट सवाल हमारा 22वां जो बनता है वो है यहाँ पर उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण के बारे में क्या समझते हैं, जानते हो। तो भारत के अंदर उदारीकरण की व्यवस्था 1991 में हुई थी। इसी को ही निजीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसके होने के बाद ही विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू किया था। 23वां क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP का उद्देश्य क्या था। तो MNP का उद्देश्य की बात करें तो ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर बदले बिना नेटवर्क प्रदाता से दूसरे नेटवर्क प्रदाता के पर स्विच करने की सुविधा देना था। ठीक है, अगला हमारा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK से क्या अभिप्राय है। तो गाइज 1948 के अंदर भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के कारण जो पाकिस्तान के कब्जे में इलाका आया था कश्मीर का, उसे ही POK कहते हैं, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, यानी कि पाक कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकृत है। गुजरात सिद्धांत क्या था। तो गुजरात सिद्धांत के अनुसार भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई जो संगठन आसियान है उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे, इसी को गुजरात सिद्धांत कहा जाता है। और ये सिद्धांत देने वाले इंद्र कुमार गुजराल थे और ये सिद्धांत दिया था 1997 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखनी है। तो हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिससे भारत को खाद्यान्न रूप से मजबूत किया गया था, जिसके अंदर ज़्यादातर रूप से जिसमें भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी करनी है आपको। भारत को खाद्यान्न रूप से मजबूत करने के लिए ये क्रांति शुरू की थी और इस क्रांति में जो भारत के मुख्य रूप से जो नेता थे वो थे स्वामी MS नाथन, जो हमने पहले देख लिए। नेक्स्ट वाला हमारा शुरू करते हैं यहाँ पर 27वां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य प्रावधानों पर सार कीजिए। ठीक है, इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो सार थे हमारे प्रावधान थे, इसके तहत जो हमारे जो शिक्षा है उसके अंदर वैरायटी लाने के लिए सरकार ने कुछ कार्य किए थे, यानी कि आगे से आगे किस तरीके से बढ़ा जाए और बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए ताकि उनका विकास समग्र विकास हो सके। नेक्स्ट वाला हमारा टच है आधार कार्ड की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखनी है। तो आधार कार्ड आप लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी के लिए यूज होता है और ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नवीनतम पहल है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर टिप्पणी लिखनी है। ये भी एक सही देखें तो हमने हरित क्रांति के रूप में देखा, उसी के खाद्यान्न रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, अधिनियम को बनाया गया था। भारत और पाक के बीच सन 1965 के युद्ध का वर्णन करना है। तो सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत के गुजरात के रन क्षेत्र के अंदर आक्रमण किया था और धीरे धीरे ये युद्ध विशाल हुआ था और उसके पश्चात 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते द्वारा इसके अंदर पुनः ताशकंद समझौता हुआ था और ताशकंद समझौते के बाद इसको पुनः शांति स्थापित हो गई थी दोनों देशों के मध्य। अगला सवाल हमारा देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा 2005 पर लेख लिखना आपको, यानी कि ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नवीन पहल थी जिसके अंदर गरीबों को और जो इनके पास बेरोजगार हैं उनको 80 वेतन दिया जाता था, पता दिया जाता था। अगला हमारा सवाल है बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कथन की व्याख्या करनी है। आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान से भारत ने युद्ध किया था बांग्लादेश के निर्माण के लिए और भारत ने हमेशा बांग्लादेश का समर्थन किया था इस युद्ध के अंदर। इस युद्ध के अंदर भारत आखिरकार बांग्लादेश के लिए ही तो लड़ा था, उनकी ही स्वतंत्रता के लिए आगे आया था बढ़ करके। नेक्स्ट वाले श्वेत क्रांति आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियों का क्या है। तो श्वेत क्रांति के कारण ही भारत आज दूध के रूप में देखें तो बहुत विशाल देश बन गया है और विश्व का लगभग 50% दूध जो है वो भारत में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल है 34वां, वो है वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इस नीति के तहत उठाए गए कदमों की विवेचना करनी है। तो इसके तहत भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के आगमन पर जो कर थे वो कम कर दिए गए थे और भारत ने विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था।
इसी के फलस्वरूप ओडिशा के अंदर पॉस्को प्लांट आया था। ये आपको ध्यान होगा, आप 12th के अंदर पॉलिटिकल में पढ़ चुके हैं। पॉस्को प्लांट आया था दक्षिण कोरिया से और वो इन्वेस्ट कर रहा था भारत के अंदर, जिससे भारत की भी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरी थी। और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, लास्ट सवाल रहने वाला है, वो है RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या है। तो RTE का अर्थ होता है राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों को विशेष रूप से जो कर्तव्य दिए गए थे वो दिए गए थे कि बच्चे को सही समय पर सही शिक्षा दे करके उसका मतलब स्वर्णिम विकास किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिखने हैं तो आप मन से लिख सकते हैं, कम से कम 4-5 लाइनों के बारे में, 4-5 लाइनों में लिख देंगे, इट्स इनफ है। तो गाइज ये था हमारा आज का पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी डाउटों पर लेकर आता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।